एक और शब्द आता है इसके साथ, इन दोनों चीजों के साथ, कि वो है कविता सरल, प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक है। कविता क्या है? सरल है, प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक है। रागात्मक का तात्पर्य है संगीत में होना, अर्थात राग में होना। यहाँ कविता की ये दो जो परिभाषाएं हैं, पहला है कविता संगीतमय विचार एवं कल्पना की अभिव्यक्ति है, दूसरा सरल प्रत्यक्ष मूलक रागात्मक है। क्या है ये? हम ध्यान देंगे। कविता इस प्रकार से यहाँ दो बातें सामने आई। अब जब हम बात करते हैं अपने काव्य साहित्य की, तो काव्य साहित्य में गद्य और पद्य दो रूपों में आपको साहित्य मिलेगा। एक होता है छंदोबद्ध, यानी छंद के अनुसार हो तो वो क्या होता है? वो पद्य होता है, ठीक। एक होता है गद्य। लेकिन कविता का गद्य में होना यह आवश्यक नहीं है। कविता गद्य में भी हो सकता है और पद्य अर्थात कविता दोनों रूपों में हो सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ कविता की जो परिभाषाएं हैं तो उसको ध्यान में रखें, तो कविता के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने आएंगी, जिन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आएगी कविता का रसानुभूति, अर्थात जब यहाँ संगीत में विचार आया तो रसानुभूति होगी और रस की प्रधानता होगी। एक आएगा रसानुभूति होना। यह कविता की पहली विशेषता है। जब कविता राग में, संगीत में, स्वतंत्र विचार में गाया जाएगा, कहा जाएगा, तो क्या होगी? रसानुभूति होगी। आपको कविता को सुनने में काफी आनंद आएगा और आपको उसके प्रति रुचि होगी। दूसरा आता है कविता विद्यार्थियों के लिए या एक सरल भाषा में प्रयुक्त हो, अर्थात यहाँ जो यह शब्द आया है सरल, यानी इसकी भाषा जो है वो सरल हो, बोधगम्य हो, जो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आए। अगर यह भाषा सरल नहीं होगी, कठिन होगी तो छात्र उसको सरलता से समझेंगे नहीं और उस स्थिति में उनके सामने उस भाव विचार का जो कविता के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाना है वह बाधित होगा। उसके बाद आती है कविता सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करती है, अर्थात सत्य की अनुभूति करती है। सत्य की अनुभूति, अगर सत्य की अनुभूति होगी कविता में, कविता के प्रति प्रेम और हमारा क्या होगा? प्रगाढ़ होगा। कल्पना का सम्मिश्रण है, जैसा कि यहाँ कहा गया कविता कल्पना का मिश्रण है और इसकी एक विशेषता है कविता कल्पना का सम्मिश्रण है। इसके साथ एक बात और आती है, कविता कल्पना का सम्मिश्रण है और कविता अस्थायित्व ज्ञान प्रदान करती है। कविता अस्थायित्व प्रदान करती है। अस्थायित्व का तात्पर्य यह है कि जब कविता के माध्यम से हम प्रारंभिक स्तर के बच्चों को अगर ज्ञान कराते हैं तो वह बच्चा खेल खेल में गीत के माध्यम से, सरल व शब्दों के अभिव्यक्ति के माध्यम से कविता का रसोत्पादन करता है और उस कविता के साथ अपना अस्थायित्व बना लेता है। इसके बाद आता है ये जो कविता शिक्षण है, इसका यह कराने का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य पे अगर हम बात करें, सबसे पहला उद्देश्य आता है यह जीवन की व्याख्या करने के लिए काम आता है। उद्देश्य में अगर हम लें, यह क्या है? जीवन की व्याख्या करने में यह सहयोगी होता है। और दूसरी बात आती है विद्यार्थियों में पद्य के प्रति, अर्थात जो गद्य और पद्य के प्रति रुचि और प्रेम उत्पन्न होता है, यानी कविता के प्रति रुचि और प्रेम, रुचि एवं प्रेम उत्पन्न होना। यहाँ आप देखेंगे कविता के प्रति रुचि और प्रेम उत्पन्न होने का मूल आशय है मनोयोग से कविता को सुनना, अर्थात जब यह दोनों होगा तो कविता क्या होगी? पूरे मनोयोग से सुनी जाएगी, मनोयोग से
सुनना। यहाँ जब जीवन की व्याख्या होगी तो कविता के प्रति रुचि पैदा होगी, रुचि से उसके अंदर क्या होगा, प्रेम और अनुराग उत्पन्न होगा, प्रेम और अनुराग उत्पन्न होगा तो मनोयोग से सुनेगा, और जब बच्चा मनोयोग से सुनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, छंद शक्ति, रस छंदी, अलंकार, ये आदि भावों का क्या होगा, उसके अंदर विकास होगा। अर्थात छंद, शब्द शक्ति, छंद शब्द शक्ति, रस, अलंकार आदि का विकास होगा। आप यहां देख रहे हैं जब कविता का अध्ययन हम देंगे तो उन कविता से उस छात्र में किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जीवन की व्याख्या करने में सरलता मिलेगी, रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करने में सरलता मिलेगी, मनोयोग से सुनेगा, मनोयोग से सुनेगा तो छंद, शब्द शक्ति, रस, अलंकार आदि का उसके अंदर विकास पाया जाएगा। साथ ही साथ काव्य में जब रुचि होगी तो सबसे इन सब चीजों के साथ क्या होगा, वह काव्य के प्रति प्रोत्साहित होगा। इसके बाद अगला जो क्रम है, अब हम देखते हैं कि जब इन सभी के बाद कविता की अगर प्रकार की बात करें तो कविता के प्रकार, कुछ कविता है जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहली बात आती है बाल गीत। साहित्य के बाद आता है, एक आता है काव्य संग्रह। यहाँ आपने देखा कविताओं के प्रकार में सबसे पहला आता है बाल गीत। बाल गीत कविता बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होता है। जो बच्चे अपने दिनचर्या में, दैनिक गतिविधियों में जिन चीजों का अनुसरण करते हैं, जिन चीजों के बीच में रहते हैं, उनसे संबंधित कविताएं बाल गीत के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आता है वर्णनात्मक गीत। यह वर्णनात्मक गीत भक्ति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए भावों से युक्त होती है। यानी भक्ति, प्रकृति, प्रकृति से संबंधित। और यह क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित हो। वर्णनात्मक गीत में जो भक्ति और प्रकृति से संबंधित होने का मेन मामला है कि यह कविता भावों से युक्त होती है। क्या होती है, भावों से युक्त होती है। साहित्यिक कविताएं, यह अगर बच्चों के लिए है या माध्यमिक है, साहित्यिक कविताएं उच्च कक्षाओं के लिए है। इसका विषय गंभीर होगा। यह शब्द, अर्थ, प्रयोग, अलंकार इन आदि चीजों से परिपूर्ण होगा। विविध शैलियों में होगा, अवधि में होगा, ब्रज में होगा, खड़ी बोली में होगा, और यह भाषा का परिमार्जित स्तर यहाँ होगा, अर्थात विभिन्न शैली में। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह जो साहित्यिक है, यह कविता का गंभीर पक्ष होगा, जिसमें रस होंगे, विभिन्न शैलियां होंगी, गद्य होंगे, बोली होगी, ब्रज होगा, खड़ी भाषा होगी। इन तमाम चीजों को मिला करके इसकी कविताएं में का रचना किया जाएगा। जो ये काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह में या तो सबसे बड़ी बात है कि यह कठिन शब्द होगा इसके अंतर्गत। और हम यहाँ एक चीज और देखेंगे कि इन जब कविताओं को हम क्रम कर लेते हैं तो इन कविताओं की शिक्षण विधि की बात आती है। तो कविताओं के शिक्षण विधि में कविता बाल गीत की नाट्य विधि से हो सकती है, सरल एवं आकर्षक हो सकती है, अभिनय विधि से हो सकती है, सामूहिक या व्यक्तिगत हो सकती है, अंग संचालन से बोल सकते हैं अभिनय को। फिर होता शब्दार्थ विधि, जब हम कविता को शब्दों के अर्थ बता करके व्याख्या करते हैं कठिन शब्दों को। यह पद्धति तब अपनाई जाती है जब अत्यधिक कविताएं हों और कठिन कविताएं हों। उस स्थिति में शिक्षकों
के पास अत्यधिक कविताओं का बोध हो, जहाँ क्योंकि कविता लिखते समय एक विशेष बात है कि 2 से 3 शब्द से कठिन शब्द अधिक नहीं आने चाहिए, लेकिन जब कठिन शब्दों की अधिकता होगी उस स्थिति में हमको शब्द अर्थ चयन विधि का चयन करना होगा, शब्दार्थ चयन विधि का शिक्षण विधि को अपनाना होगा। इसके बाद आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में भावार्थ, अर्थ आदि शैलियों को बताते हुए हम अध्ययन करते हैं। हमने यहाँ देखा कि कविता शिक्षण को क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, क्या इसके प्रकार है। कहीं क्या आता है लोकगीत। तो लोकगीत किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित स्थानीय भाषा में रचित गीत को लोकगीत कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, लोकगीत क्या है? लोकगीत किसी लोकगीत किसी क्षेत्र विशेष में रचित स्थानीय भाषा में किसी क्षेत्र विशेष में रचित या प्रचलित स्थानीय भाषा में रचित गीतों को, किसी क्षेत्र विशेष में रचित गीतों को लोकगीत कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है किसी क्षेत्र विशेष में रची जाएगी, और दूसरी विशेषता क्या है? स्थानीय भाषा में होगी। इस प्रकार को हम जो क्या कहेंगे? लोकगीत कहेंगे। तो हमने यहाँ बताया कि कविता आपने समझ लिया। कहीं कि बुझाता कि लोकगीत क्या है, तो यह है, यह मूल इसका अर्थ यह है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में रचित होगी और दूसरा स्थानीय भाषा में होगी। पुनः हम अपने अगले क्रम में पढ़ेंगे कहानी शिक्षण। धन्यवाद।